राजकीय महाविद्यालय बूंदी में पढ़ रहे बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ हिंदी कथा साहित्य पढ़ते हुए ऐतिहासिक उपन्यास का अध्ययन कर रहे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास की प्रक्रिया में आप आज चौथे और अंतिम पायदान पर हैं। चौथे पायदान पर हम अंतिम रूप से बहुत कुछ जान सकेंगे। उपन्यास एक ऐसी विधा है साहित्य की जिसके सर्वाधिक पाठक होते हैं और पाठक को जिज्ञासा रहती है जानने समझने की। तो उसी क्रम में हम ये समझ रहे हैं कि उपन्यास के कई प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार है इतिहास। इतिहास पर आधारित उपन्यास जिसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। इसे अब तक आप जान सके हैं कि इतिहास के तथ्य और उपन्यास के सत्य का फर्क अब तक समझ चुके हैं कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है और उपन्यास कल्पना पर होते हुए भी सत्य तक पहुंचने का मादा रखता है। उपन्यास की काल्पनिकता उपन्यास को कला बनाती है, ये आप जान सके हैं। और आप ये भी जान सके हैं कि सामान्य उपन्यास और इतिहास लेखन में गेप आता है। सामान्य उपन्यास पूरी तरह से काल्पनिक होता है और इतिहास पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित होता है। तो दोनों एक तरह से नदी के दो छोर की तरह होते हैं। एक गेप होता है, बीच में नदी बहती है, दोनों छोरों के बीच से हैं। तो दोनों से छूटे हुए गेप व अंतर को पाटने का प्रयास करता है, उसे कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार इस गेप को कम करता है, यानी नदी की तरह बहता है जो इतिहास वाले छोर को उपन्यास वाले छोर से मिलाता हुआ दोनों को संयोग करता हुआ बहता है। दूसरा सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि पहला उपन्यास यानी ऐतिहासिक उपन्यासों में पहला उपन्यास किसे कहा जाता है, ये आज आप बखूबी परिचित हो सकेंगे। दूसरा प्रश्न आप इससे भी बखूबी परिचित हो सकेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास और रोमांटिक उपन्यास में फर्क क्या है। उपन्यास सामान्य में और ऐतिहासिक उपन्यास में फर्क है, ये तो आप समझ रहे हैं और आज भी समझेंगे। लेकिन एक फर्क और आपके सामने आज सामने आएगा कि ऐतिहासिक और रोमांटिक उपन्यास में भी फर्क होता है। पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो आप याद रखें, ये न केवल एमए के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सामान्य सवाल के रूप में, सामान्य ज्ञान के रूप में पूछा जा सकता है। कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1889 में लिखा गया ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसे पहला उपन्यास कह सकते हैं। दूसरा सवाल आता है ऐतिहासिक और रोमांटिक उपन्यास में फर्क। फर्क इसमें क्या होगा? तो ये देखिए, जन जीवन के प्रति उपेक्षा रहती है। ये कुछ हद तक ऐतिहासिक उपन्यास में भी दिखाई देती है, लेकिन रोमांटिक उपन्यास जनजीवन से कटा हुआ रहता है। रमेश कुंतल मेघ ने इस बात का खंडन किया कि ऐतिहासिक उपन्यास जनजीवन से अलग थलग नहीं रहता, जनजीवन वहां आता है। लेकिन जिसमें उदाहरण दिया कि रजिया नाम का उपन्यास जिसमें जनजीवन, सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। लेकिन रोमांटिक उपन्यास जनजीवन से के प्रति उपेक्षा रखता है। दूसरा, भावना या धर्म के मुकाबले यथार्थ का परित्याग
हो ही जाता है। रोमांटिक उपन्यासों में भावना को मुख्य आधार बनाते हैं, धर्म को आधार बनाएंगे, यथार्थ वहां न के बराबर रह जाएगा। इस तरह से अति प्राकृतिक व अंधविश्वासों का ग्रहण सर्वाधिक रूप से रोमांटिक उपन्यासों में होता है। और यही नहीं, जो सबसे विभत्स रूप में सामने आता है, कथा संयोजन में बर्बरता पूर्ण चित्रण, कामुकता को बढ़ावा देता हुआ चित्रण भी रोमांटिक उपन्यासों में दिखाई देता है और यथार्थ से बेहद दूर होता है। हम पुनः वापस अपने बिंदु पर आते हैं। उपन्यासकार कहां तक इतिहास के साथ मनमानी कर सकते हैं, यानी इतिहास पूरी तरह से उपन्यास में नहीं हो सकता, ये हम पहले ही जान चुके हैं। ऐतिहासिकता में परिवर्तन करके ही उपन्यास की सृष्टि की जाती है। राहुल सांकृत्यायन ये मत दे चुके हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक उपन्यास लिखते रहे हैं। ऐतिहासिकता, इतिहास में कुछ हद तक वो परिवर्तन करके ही उपन्यास को एक कला रूप में रचते हैं, सामने लाते हैं। चतुर्जय शास्त्री जो कह रहे हैं, वो भी इस बात पर और स्पष्टता से हमारे समझ में आता है कि ऐतिहासिक उपन्यास भी अंततः उपन्यास है, इसलिए उसमें इतिहास ढूंढना गलत होगा, ठीक नहीं होगा। इतिहास उसमें उस तरह से नहीं मिल सकता जैसे इतिहास में मिलेगा। जब ये बात है, तब ये समझा जा सकता है कि इतिहास, जब इतिहास ही परिवर्तनीय है, ऐसे में उपन्यास में इतिहास क्यों कर मिलेगा। यानी उपन्यास से इतिहास की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वो चाहे ऐतिहासिक उपन्यास ही क्यों न हो। ऐतिहासिक उपन्यास से इतिहास की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, तो फिर ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास की रक्षा की उम्मीद जरूर की जाती है कि उसमें कुछ इस तरह के तथ्य ऐतिहासिक रूप से रहेंगे जिससे ये कह सकें कि वो ऐतिहासिक उपन्यास है। जैसे अब हम ये इस स्थिति में आ गए हैं कि ये जान समझ सकें कि ऐतिहासिक उपन्यास किस किस तरह के होते हैं, और ऐतिहासिक शुद्ध उपन्यास और ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास और बीच के उपन्यास, तीन तरह के उपन्यास आप यहां देखेंगे। हमारे सामने हैं वृंदावन लाल वर्मा, जो ऐतिहासिक उपन्यासकार कहलाते हैं। इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों पर विशेष बल दिखाई देता है। आपके उपन्यास में कहीं भी इतिहास विकृत नहीं हुआ है, तोड़फोड़ नहीं की गई है। जिस तरह से वह तथ्य शुद्ध रूप से मिले हैं, उपन्यास में भी देखे जा सकते हैं। इनके यहाँ इतिहास का शुद्धतम रूप मिलता है। जैसे झांसी की रानी, जब आप देखेंगे तो झांसी की रानी पढ़ने वाले और झांसी की रानी का इतिहास पढ़ने वाले लगभग झांसी की रानी की जीवनी के रूप में इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं। झांसी की रानी से जुड़ा हुआ इतिहास झांसी की रानी उपन्यास में पाठक को मिल सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ऐतिहासिक उपन्यास कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला, शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें वृंदावन लाल वर्मा का नाम आता है। दूसरा, कल्पना मिश्रित प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें कल्पना का मिश्रण होता है। और दूसरा, कल्पना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें कल्पना ही रहती है फिर भी ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। तो हम इन दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास के प्रकार में आप देख रहे हैं, कल्पना प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास, कल्पना की अधिकता वाले उपन्यास को कहा जाता है इतिहासाश्रित उपन्यास। उसका नाम दिया जिसमें कल्पना ही होती है, इतिहास का पुट कुछ होता है, उससे
इतिहासाश्रित उपन्यास कहा जाएगा। इसमें उद्देश्य क्या रह जाता है ऐसे उपन्यास लिखने का? तो इसे कह सकते हैं कि अतीत के उन पात्रों को वर्तमान में लाना, यानी वर्तमान हित में चित्रित करना वो जरूरी समझता है कि वर्तमान के लोग आज भी उन पात्रों से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, वो प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। इसलिए वो अतीत में जाते हैं और ऐसे पात्रों को केंद्र में रख करके रचना करते हैं। पात्र व घटनाओं को ऐसे उपन्यास सजीव रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। और कुछ पात्र इतिहास प्रसिद्ध पात्र होते हैं। घटनाएं लेखक की ही सृष्टि होती है। कुछ घटनाएं नहीं भी हुई है तो लेखक भी सृष्टि कर लेता है। जैसे वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी, चतुर सेन शास्त्री की वैशाली की नगर वधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा इस श्रेणी में आते हैं। और ऐसे उपन्यास जहां वातावरण ही ऐतिहासिक होता है, बाकी कल्पना पर आधारित होते हैं। पात्र वो घटनाएं कल्पित होती है। ऐसे उपन्यासों में यशपाल का दिव्या, इसे हम ले सकते हैं। इसमें इतिहास ही नहीं, इतिहास की व्याख्या होती हुई नजर आती है। देश काल, वातावरण और एकाध पात्र के अलावा सभी काल्पनिक होते हैं। देश काल रहेगा उस समय का, वातावरण उस समय का रहेगा और कुछ पात्र रहेंगे, बाकी सभी काल्पनिक होंगे। यशपाल की अमिता और भगवती चरण वर्मा की का चित्रलेखा उपन्यास इस श्रेणी में देखा जा सकता है। और शुद्ध इतिहास पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यासों में क्या क्या विशेषताएं होंगी? इतिहास प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास शुद्ध इतिहास ही होते हैं। उन्हें यूं कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि महान पुरुषों की जीवनियां जैसा एहसास उन पात्रों में, जिन पात्रों को केंद्र में रख करके वो लिखे जाते हैं, एक पात्र को केंद्र में रखते हैं तो उस पात्र की वो जीवनी की तरह, साहित्य में जो जीवनी लिखी जाती है उस तरह से दिखाई देते हैं। ऐसे उपन्यासों में कल्पना की न्यूनता रहती है, कल्पना न के बराबर रहती है। इस कारण से कमी अगर रहती है तो उसे कहेंगे औपन्यासिकता का अभाव झलकता है और पाठक को ये कला की कमी नजर आती है। शुद्ध इतिहास पर आधारित उपन्यास के बारे में जैसा कि हमने वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, चतुर सेन शास्त्री का आलमगीर उपन्यास को रख सकते हैं। पहला इतिहास प्रधान उपन्यास जिसे कहा गया है वो 1998 में उपन्यास मासिक पत्र जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा निकाला जाता था उसमें आता है। और उसमें न केवल वो उपन्यास बल्कि उन्होंने जो बाद में उपन्यास लिखे, कोई 65 उपन्यास लिखे होंगे, वो सब वहां प्रकाशित होते हैं। उस पत्र का नाम है उपन्यास मासिक, जो 1898 में प्रकाशित होता है। और वो तब तक चलता रहा जब तक गोस्वामी जी उपन्यास लिखते रहे। पहला उपन्यास कुसुम कुमारी को कहा जाता है, लेकिन माता प्रसाद गुप्त लवंग लता जो 1901 में सामने आता है को पहला उपन्यास कहते हैं। लेकिन जब और स्पष्टता आई तो बात यह समझ में आई कि माता प्रसाद गुप्त को हो सकता है कि उन्हें कुसुम कुमारी का दूसरा संस्करण हाथ लगा हो। इस आधार पर वो लवंग लता जो 1901 वाला है उसे पहला स्थान देते हैं, जबकि 1898 में ही वो उपन्यास सामने आ जाता है। तो ऐसे में 1901 वाला जिसे वो पहला उपन्यास कह रहे हैं, ये मत खारिज हो जाता है। अब हम ये देख सकते हैं समझने के लिए कि प्रथम उत्थान काल
ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रथम उत्थान काल का समय था 1890 से 1917 तक, यानी 27 साल तक प्रथम उत्थान काल रहा। और इस प्रथम उत्थान काल का प्रथम उपन्यास कुसुम कुमारी कहलाता है, किशोरीलाल गोस्वामी का, जो 1889 में आता है। देवकी नंदन खत्री भी इस दौर में लिखते हैं, वो चंद्रकांता 1890 में आ जाता है। फिर इसके बाद द्वितीय उत्थान काल जो 1917 से 1930 तक चलता है, यानी 13 साल तक, जिसमें मिश्र बंधु विनोद द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें खासकर वीरमणि, उदयन आदि है। दूसरे रचनाकार के रूप में कह सकते हैं ब्रजनंदन सहाय, जिनके खास उपन्यास लाल चीन जो 1916 में आता है। तृतीय उत्थान काल, जिसे हम ऐतिहासिक उपन्यास की दृष्टि से आधुनिक काल कह सकते हैं, जो 1928 से लेकर के अब तक चल रहा है। इस पीरियड में ऐतिहासिक उपन्यासकार में वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा आते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है खासकर चर्चित उपन्यास गढ़कुंडार 1928 में, झांसी की रानी 1946 में। चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है मंदिर की नर्तकी, जो 1939 में आता है, और बुद्धकालीन परिवेश इस उपन्यास में दिखाई देता है। तीसरे राहुल सांकृत्यायन, जो इस तरह के उपन्यास लिखते हैं, उनके खास उपन्यास, जिसका नाम हम ले सकते हैं सिंह सेनापति 1942 में आता है, जय योधेय 1944 में, और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास जो 1929 में, यानी उत्थान काल तृतीय में जिसे शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ हद तक भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित चित्रलेखा उपन्यास के बारे में ये समझ सकते हैं कि ये उपन्यास आधुनिक काल का उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास में, लेकिन ये उपन्यास ऐतिहासिक आधार पर काल्पनिक कथा कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि भगवती चरण वर्मा का ये उपन्यास स्वदेशीय रचना कही जाती है कि उनका एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ये उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास शुद्ध रूप से नहीं है, कल्पना मिश्रित उपन्यास है। ऐतिहासिक आधार पर यह काल्पनिक कथा है, जिसकी मुख्य समस्या रही, और मुख्य समस्या ही केंद्र में आ जाती है, पाप पुण्य की समस्या को लेकर के इनको ये उपन्यास लिखना था। और उद्देश्य जो था कि निर्धारित जो मानदंड चले आ रहे हैं उनको चुनौती देकर नवीन मूल्यों की स्थापना करने का यहाँ इरादा दिखाई देता है। उपन्यास में व्यक्तिवादी धारणा प्रबल रूप से मुख्य पात्रों में सामने आती है, और यही नहीं बल्कि मुख्य पात्र असाधारणतः योग्य पात्र रहे। उपन्यास में समस्या का विश्लेषण जिस तरह से हुआ है, चरित्र विकास में बाधा आ जाती है, इस तरह से इस उपन्यास के जो पात्र है उनके चरित्र के विकास उस तरह से नहीं होता जिस तरह से अन्य उपन्यासों में हुआ करता है। यहाँ मुख्य हो जाती है समस्या जो पाप पुण्य को लेकर होती है। पाप पुण्य के कारण नैतिकता और ईश्वर आदि पर बहस होती है, और निष्कर्ष ये निकल के आता है कि भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास अगर आप पढ़ रहे हैं, आप दूसरे वीडियो में देख रहे हैं कि इस उपन्यास से हम आज वर्तमान दौर में जो योगी मठाधीश संत महंत जो मठों में रहते हैं वो किस तरह के क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं, और वो किस तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं,
गिरफ्त में लेकर के इसका भंडाफोड़ 20वीं सदी के तीसरे दशक में लिखे गए चित्रलेखा उपन्यास में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।